हम लोग पिछले 2 क्लास में भूगोल का चैप्टर जो इकाई 1 का अंग है शक्ति एवं ऊर्जा संसाधन, उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे थे और टोटल 15 शॉर्ट क्वेश्चन में से 13 हम लोगों ने कर भी लिया था। आज बाकी के बचे हुए 2 शॉर्ट क्वेश्चन और उसके आएगा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो करेंगे। आपको पिछले वीडियो के साथ मैंने बताया था कि एक टेस्ट भी हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था, तो उस टेस्ट में मात्र 35 विद्यार्थियों ने आपने भाग लिया। तो अगर आपके पास तक क्वेश्चन पेपर पहुंचा है या पहुंच जाता है तो आप प्रयास करिए कि टेस्ट में भाग जरूर लेना है। हम अगला टेस्ट भी बहुत जल्द देने वाले हैं, वह भी ऐसा ही होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन होगा और उसका उत्तर भी आपको वैसे ही देना है। टेस्ट से फ़ायदा ये होता है कि आपको अपनी तैयारी का आकलन करने का स्वयं से मौका मिल जाएगा कि आप जो तैयारी कर रहे हैं, जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, क्या वह तरीका जो है वह सही है या नहीं है। तो प्रयास करिए कि आप टेस्ट में ज़रूर शामिल हों। इसीलिए हम टेस्ट छोटा रखे थे, इसीलिए कि ताकि आपको ज़्यादा उबाऊपन महसूस न हो। खैर, अगली बार से हम उम्मीद करते हैं कि ये संख्या 35 नहीं बल्कि इससे काफ़ी अधिक होनी चाहिए। आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर का बचा हुआ जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको। क्वेश्चन नंबर 14 है, सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। आप जानते हैं कि सौर ऊर्जा जो है ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। सूर्य के प्रकाश में असीम ऊर्जा है। तकनीक के विकास के साथ इसका उपयोग का दायरा बढ़ रहा है। सवाल है, सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। इसको नोट करेंगे। सूर्य की किरणों को फोटोवोल्टाइक सेलों द्वारा ऊर्जा में रूपांतरित करके सौर ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। यह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है तथा यह प्रदूषण मुक्त है। यह अन्य ऊर्जा स्रोतों से सस्ता एवं सरल भी है। इसका उपयोग घरेलू आवश्यकताओं के लिए अधिक किया जाता है। क्वेश्चन 14 हो गया। 15 है कि भारत के किन किन क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के लिए
अनुकूल परिस्थितियां हैं। इसको भी नोट कर लेंगे। आप जानते हैं कि जिस तरह से सौर ऊर्जा जो है वह नवीकरणीय स्रोत है, उसी तरह पवन ऊर्जा भी एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। इसमें हवा की गति से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश है। यहाँ मॉनसून हवा, पछुआ हवा, स्थानीय हवा, स्थलीय हवा, समुद्री हवा द्वारा पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है। भारत में पवन ऊर्जा के लिए तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक में अनुकूल परिस्थितियां हैं। यह सवाल नंबर 15 था शॉर्ट का। इसके आगे लॉन्ग क्वेश्चन है। आइए अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन भी शुरू करते हैं। लॉन्ग का फर्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति संसाधन का वर्गीकरण विभिन्न आधारों के अनुसार सोदाहरण स्पष्ट करें। सोदाहरण का अर्थ हुआ उदाहरण के साथ। लिखेंगे शक्ति संसाधन का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जा सकता है। पहला लिखेंगे उपयोग स्तर के आधार पर। इसमें दो प्रकार हैं। एक सतत शक्ति जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। सतत का मतलब होता है कि जो लगातार चलते रहे, कभी समाप्त ना हो। इसमें बी लिखेंगे समापनीय शक्ति जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि, क्योंकि इनकी मात्रा सीमित है, कभी न कभी ये खत्म होंगे। दूसरा है उपयोगिता के आधार पर। इसमें भी दो भाग हैं। ए है प्राथमिक ऊर्जा जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, और बी है द्वितीयक ऊर्जा, सेकेंडरी। इसमें विद्युत है। विद्युत द्वितीयक ऊर्जा का स्रोत है। क्यों है? क्योंकि इसका उत्पादन करने के लिए हमें दूसरे ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है, चाहे वह पेट्रोलियम हो या कोयला हो। तो द्वितीयक ऊर्जा में लिखेंगे विद्युत। तीसरा है स्रोत की स्थिति के आधार पर। इसमें ए लिखेंगे क्षयशील। क्षयशील का उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और आणविक खनिज। इसका अर्थ हुआ कि नष्ट होने वाला, क्षय होने वाला। एक बार इसका उपयोग कर लेते हैं, एक बार इससे ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, तो यह फिर दोबारा उपयोग के लायक नहीं रहता है। और बी है अक्षयशील। इसमें इसके उदाहरण हैं जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि।
इसमें जो उदाहरण है, इनका एक बार उपयोग करने के बाद इनकी मात्रा और गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं होता है, उसका उपयोग दोबारा भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम अगर सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर लिए तो सूर्य की शक्ति कम हो गई, ऐसा नहीं है ना। ये अक्षयशील संसाधन कहलाएगा। चौथा आधार है संरचनात्मक गुणों के आधार पर। इसमें भी दो भाग हैं, जैविक ऊर्जा, इसमें मानव एवं प्राणी शक्ति आ गए, और अजैविक ऊर्जा, इसमें जल, पवन आदि आ गए। पांचवा है समय के आधार पर। इसमें दो भाग हैं, पारंपरिक शक्ति यानी जिसका उपयोग प्राचीन काल से परंपरागत तरीके से किया जाता रहा है, इसमें कोयला, पेट्रोलियम वगैरह हैं, और दूसरा है गैर पारंपरिक शक्ति, जो नया चीज है, इसका उपयोग हाल फिलहाल के वर्षों में शुरू हुआ है या विकास हुआ है। इसका तकनीक के विकास होने के साथ ये गैर पारंपरिक है। इसके उदाहरण हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा आदि। ये है, हम लोगों ने 5 आधारों पर शक्ति के संसाधनों का वर्गीकरण किया और फिर उनका उदाहरण भी दिया। ये 5 आधार कौन कौन से हैं आप बोर्ड पर देखेंगे। मैंने बोर्ड पर लिखा है कि आपको लिखने में आसानी हो। उपयोग स्तर के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, स्रोत की स्थिति के आधार पर, संरचनात्मक गुणों के आधार पर और समय के आधार पर। ये 5 आधार पर हम लोगों ने शक्ति के संसाधनों का वर्गीकरण किया है। इसको ऐसे ही आप नोट कर लेंगे। ये 4 नंबर का सवाल आपकी परीक्षा के लिए है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, लॉन्ग का सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड है, भारत में पारंपरिक शक्ति के विभिन्न स्रोतों का विवरण प्रस्तुत करें। पारंपरिक शक्ति के स्रोत कौन से हुए? कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है। तो हम लोगों को इन्हीं 3 के बारे में मुख्य रूप से लिखना है। नोट करेंगे, भारत में पारंपरिक शक्ति के प्रमुख स्रोत कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है। इसके आगे कोयला लिख के हेडिंग देंगे, फिर हम इसके बारे में लिखेंगे। कोयला, कोयला ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत में कोयला झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल,
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, में पाया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से औद्योगिक इकाइयों में ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। दूसरा लिखेंगे, फिर पेट्रोलियम लिख के डैश देंगे। यह सबसे महत्वपूर्ण एवं व्यापक रूप से उपयोग होने वाला ऊर्जा स्रोत है। यह ऊर्जा स्रोत के साथ साथ कई उद्योगों का कच्चा माल भी है। आप जानते हैं कि पेट्रोलियम से कई उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। इसके बाद लिखेंगे प्राकृतिक गैस। डैश देंगे। प्राकृतिक गैस आधुनिक जीवन में बड़ी तेजी से एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत बनता जा रहा है। इसका उपयोग उद्योगों में मशीनों को चलाने में, विद्युत उत्पादन में, खाना पकाने में तथा गाड़ियां चलाने में किया जा रहा है। ये हमारा लॉन्ग का सेकेंड क्वेश्चन था। इसमें लॉन्ग में टोटल 9 क्वेश्चन है, तो हम लोग ऐसे ही बारी बारी से इसको करते जाएंगे। आज के लिए होमवर्क है, वो आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में वह क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और उसका उत्तर भी आपको वहीं देना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके अलावा हम जो अगला टेस्ट लेने वाले हैं तो उसकी तैयारी आप करिए। वह टेस्ट भी हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का ही होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले टेस्ट में आपकी संख्या कुछ बेहतर रहे। आप सब लोग उसमें भाग अवश्य लें। तब तक आप रिवीजन करते रहिए और प्रयास करिए कि पाठ के अंदर का जो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, खास करके जो बॉक्स में दिया रहता है एनसीईआरटी का बुक में, उसको जरूर करना है आप लोगों को। उससे भी कई बार सवाल जो है बोर्ड परीक्षाओं में पूछ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। धन्यवाद।